78 वर्षों की आज़ादी ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए। विज्ञान, तकनीक, रक्षा और कृषि में भारत ने दुनिया को चौंकाया। जब विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने की बात होती है तो बात होती है हमारे नौनिहालों की। जब हर बच्चे की शुरुआती नींव मजबूत होगी, इसी सोच के साथ साल 2020 में लॉन्च हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जिसे भारत का शिक्षा का पुनर्जागरण कहा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पिछले 5 सालों में देश की नई शिक्षा नीति ने शिक्षा की दशा और दिशा दोनों को बदलना शुरू कर दिया है। और आज जब हम 5 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि नई शिक्षा नीति किस दिशा में और किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 5+3+3+4 मॉडल, निपुण भारत मिशन, विद्या समीक्षा केंद्र और AI बेस्ड टूल्स आज बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन 5 वर्षों में हमने क्या पाया, आगे की राह क्या है और क्यों स्कूल एजुकेशन ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। इन्हीं अहम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। श्री संजय कुमार जी, आप सचिव हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार अमिता जी। संजय सर, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। नई शिक्षा नीति को लेकर जब धर्मेंद्र प्रधान जी से बातचीत हो रही थी, मंत्री जी से, उन्होंने कई बार अपने मंचों पर भी कहा और उस दिन बातचीत के दौरान भी कहा कि ये नई शिक्षा नीति जो है दरअसल भारत की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण किन अर्थों में, कैसे, और यहाँ पे ये समझना और भी ज़रूरी है कि क्योंकि जब हम 5 साल पूरे कर चुके हैं इसके लॉन्च के, एक फाउंडेशनल स्टेज जो है वो तैयार हो चुकी है, कहाँ पे आपको लगता है महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं और इसे हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं पुनर्जागरण की तरह? धन्यवाद अमृता जी। मंत्री जी ने बृहत रूप से आपसे चर्चा की है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूँगा। आज आप देखेंगे कि भारत एक दहलीज पे खड़ा है और ये दहलीज से हम कहाँ जाने वाले, ये हम जाने वाले हैं 2047 जी, जब हम एक विकसित देश बनेंगे। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ध्येय दिया है, एक मकसद दिया है कि जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्व हों तो हम एक विकसित देश रहें। आज की जो जर्नी है लगभग 22 वर्षों की, ये हमारे समक्ष है और मैं समझता हूँ कि विकसित भारत जब हम बनेंगे तो जो लहर हमें ले जाएगी विकसित भारत पर, वो लहर शिक्षा की होगी। बिल्कुल। आज वैश्विक स्थल पर देखें तो आप पाएंगी कि आज भारत, हमारा जो मीडियन एज है, मीडियन में का मतलब हुआ कि वो एज जिससे 50% भारतीय एक ओर है और 50% भारतीय दूसरी ओर है जी। तो हम एक यंग नेशन है। हमारा जो मीडियन एज है वो 28.5 है जी। आप दूसरे देशों से यदि तुलना करेंगी तो आप पाएंगी कि अमेरिका 37 वर्ष है, चाइना 42 वर्ष है, जापान 48 वर्ष है। तो यानी हम यंग नेशन है, हमारा वर्क फोर्स यंग है और आने वाले जो 20-25 वर्ष हैं ये हमारे लिए स्वर्णिम काल है जी। लेकिन हम इस स्वर्णिम काल को एक्चुअल विकसित भारत में कैसे बदलेंगे? जब हम शिक्षित हों। बिल्कुल। और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो, हमारे कल्चर पर आधारित हो, हमारे कल्चर से हमें संबल प्राप्त होना चाहिए और लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए जी। तो ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई और ये 21वीं शताब्दी की हमारी पहली शिक्षा नीति। बिल्कुल। जो चेंजेस हैं 10+2 के बाद जो 5+3+3+4 किया गया, मुझे लगता है इसका कुछ हद तक आपने जवाब दे दिया, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था कि इस महत्वपूर्ण बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस की गई।
इस महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए महसूस किया गया कि ये जो 0 से जो 8 वर्ष का समय है, ये किसी भी बच्चे के पूरी जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये स्कूली शिक्षा को और हायर एजुकेशन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। पूरा का पूरा जो पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो पढ़ने का जो स्ट्रक्चर है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नया रूप दिया है। तो पहले हम क्या कहते थे? हम कहते थे 10+2, 10वीं तक जाते थे और फिर 12वीं तक जाते थे। इसने उसको बदल दिया है। इसने कहा 5+3+3+4। और इसी में ये छुपा हुआ है कि ये किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को अच्छे तरीके से डेवलप करेगी। जी। 5 जो है, इसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। दूसरा 3 है, वो है 3, 4, 5, जिसे हम प्रेप कहते हैं। 6, 7, 8 मिडिल, 9, 10, 11, 12 जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ये कहती है कि आप 3 वर्ष की उम्र में आप बाल वाटिका में जाएंगे बच्चे। जी। और रिसर्च ने देखा है, रिसर्च से ये प्रूवन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो 8 वर्ष हैं, 0 से लेकर के 8 वर्ष, ये उसके मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मस्तिष्क में ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं और उन न्यूरॉन्स में एक दूसरे से कनेक्शन बन रहा है। तो जब तक हम 8 वर्ष के होते हैं, 80% मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। और यही एक समय है जब यदि हम बच्चे को कुछ सिखाएं तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस दरमियान क्या कुछ करना है? उसे सीखना है अपनी मातृभाषा में। अक्सर क्या होता है कि हम घर पर कुछ भाषा बोलते हैं और जब स्कूल जाते हैं तो कुछ और भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। NEP 2020 कहती है कि आप सबसे बेहतर सीखते हैं जब आप अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। बिल्कुल। और NEP ये भी कहती है कि 5वीं कक्षा तक यदि संभव, 5वीं कक्षा तक तो निसंदेह रूप से, नहीं तो 8वीं तक यदि संभव हो तो आप अपनी मातृभाषा में ही सीखें। लेकिन NEP ये भी बोलती है कि एक ही भाषा पर सीमित नहीं होना। बिल्कुल। जब आपने एक भाषा सीख लिया जो आपकी मातृभाषा है, तो आप दूसरी भाषा बोलें, उसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। जी। और जब तक आप 6ठी में जाते हैं तो एक तीसरी भाषा भी आती है। तो कहीं ना कहीं जो हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म तो इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जो 2 या 3 भाषाओं से कम भाषा बोलता हो, लेकिन जब आप ज़्यादा भाषा बोलते हैं तो दिमाग का भी विकास उसी तौर पे होता है। बिल्कुल। सर, आपने निपुण की बात की। निपुण भारत मिशन मुझे लगता है दुनिया का इतना बड़ा और सबसे बड़ा मिशनों में से एक है जो कि फाउंडेशनल लर्निंग पर जिसने बहुत ही बेहतर काम किया है। परख या असर की जो रिपोर्ट आई है वो भी इसके आउटकम्स को, इसकी उपलब्धियों को विस्तार से बताती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया या किया जा रहा है, और इसकी जो निर्धारित समय सीमा जो मुझे पता है 2027 तक रखी गई है, तो क्या आपको लगता है कि अब तक जो मिले आउटकम्स हैं उनके साथ 2027 के बाद आगे भी इसे जारी रखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी में दक्ष हो सके? एकदम। 21 जुलाई 2021 को इसको प्रारंभ किया गया और 5 वर्षों के लिए किया गया। और इसे मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसे एक निश्चित समय सीमा में करना है। जी। जब बच्चा क्लास 2 कंप्लीट कर ले तो उसको एक भाषा में और अंक ज्ञान में उसको कंफर्ट होना चाहिए। वो भाषा में बोल सके, समझ सके और अंकों का उसको ज्ञान हो। जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि जो है जब अंकों के आधार पर आप करते हैं तो इतनी उसमें दक्षता आनी चाहिए। और आप देखें पूरी जिंदगी में आप कुछ भी सीखें, भाषा और अंकों पर आधारित है। मैं इसको मैथमेटिक्स भी नहीं कहूँगा, मैं इसको अरिथमेटिक कहूँगा। लेकिन ये जो लॉजिक जो दिमाग में रहता है, अंकों को किस प्रकार से आप जोड़ घटाव करके उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ पढ़ें तो भाषाई निपुणता बहुत ही आवश्यक है। जी। और निपुण भारत मिशन इसी को देखता है कि किसी एक भाषा में और अंकों में आपको निपुणता आनी चाहिए। जी। हम लोग बड़े उत्साहित हैं
कि ये जो निपुण भारत मिशन हुआ है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसके जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, चाहे वो हमारा परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है 2024 में हमने किया और उसके पहले असर का भी जो 2024 का रिपोर्ट आया है, ये दर्शा रहा है कि निपुण भारत मिशन ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। जी। पहले जो बच्चे जिस लेवल पर उनका लर्निंग आउटकम्स था उससे कहीं ज़्यादा हमने देखा है, लेकिन उसमें अच्छी बात क्या आई है, उसमें अच्छी बात ये आई है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने शहरी क्षेत्र के बच्चों के बराबर समकक्ष किया है। लड़कियों ने लैंग्वेज में लड़कों से कहीं बेहतर लर्निंग आउटकम्स दिखाया है और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं बेहतर परिणाम दिया है अन्य जो मैनेजमेंट टाइप हैं स्कूल के, निजी कहें, उनसे कहीं बेहतर परिणाम दिया है। तो हम लोग इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम लोगों ने कुछ सही किया है और सही इस मायने से भी किया है कि निपुण भारत मिशन का जो मैसेजिंग है, डाउन टू एवरी टीचर, डाउन टू एवरी पेरेंट, ये एक बहुत ही क्लियर संवाद गया है और भारत सरकार ने इसमें अच्छी फंडिंग की है, फाइनेंसिंग की है, तो कहीं ना कहीं इस फाइनेंसिंग का भी हमें फ़ायदा देखने को मिला है। जी। तो हम निपुण भारत मिशन से मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े उत्साहित हैं इसके रिजल्ट से। जी बिल्कुल। सर, आपने परख का जिक्र किया। परख राष्ट्रीय सर्वे जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर उसने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, महत्वपूर्ण डेटास जो हैं वो दिए हैं। कुछ राज्य जो किसी कारणवश पीछे रह गए, जो सफलता की जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो क्या वो इस डेटास को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या उस लेवल पे आने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे? उसके लिए आप उनकी हैंड होल्डिंग कैसे करेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये पूरे देश में किया गया, लगभग 21 लाख बच्चों के बीच किया गया और हम करीब 80,000 स्कूलों में गए। जी। और जो हमने ये जो लर्निंग आउटकम्स परख का निकला है, इसका बेसिक यूनिट एक जिला है, यानी हर जिले का लर्निंग आउटकम मैप किया गया है, हर राज्य का लर्निंग आउटकम मैप किया गया और एक राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। तो आप अपने ज़िले को देखें तो आप देख सकती हैं कि देश में जो 780 जिले हैं लगभग, उनमें आप कहाँ पर हैं। जी। यदि 36 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम में आप कहाँ पर हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो लर्निंग आउटकम्स है ये हम लोगों ने NEP से इसको अलाइन कर दिया है। ओके। तो हमने इसे क्लास 3 में किया, क्लास 6 में किया और 9 में किया। 3 मतलब FLN का अंत, 6 मतलब प्रेप का अंत और 9 मतलब मिडिल का अंत। तो ये पता चलेगा कि ये जो 3 स्टेज के बाद आपने क्या कुछ सीखा है। जी। तो एक हम राज्यों के साथ बात कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हर एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि वो जिस जिले में है उस जिले में उसका क्या लर्निंग आउटकम है, बिल्कुल, उसके राज्य का क्या लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम के संदर्भ में हमारे शिक्षक बात करना शुरू करें ताकि उसको वो बेहतर समझ सकें। जी। यदि राज्य के स्तर पर देखती हैं तो आप देख सकती हैं कि कौन से ज़िले पीछे हैं, कौन से ज़िले अच्छा हैं। यदि अच्छा कर रहे हैं तो आप वहाँ पर देख सकती हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है जिससे वहाँ पर लर्निंग आउटकम अच्छा आ रहा है। जी। और जो पीछे के ज़िले हैं वो उससे सीख लें। भारत सरकार की एक बड़ी नई स्कीम है और एक बड़ी अनूठी स्कीम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलाई जा रही है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जी। 112 ज़िले हैं और एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है जिससे 513 ब्लॉक्स को लिया गया है जो कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो उनको भी हम कह रहे हैं कि आप अपने ज़िले का लर्निंग आउटकम्स देखें और अपने लर्निंग आउटकम्स को आप जो बेस्ट जिला है उससे कैसे कुछ लाया जा सकता है, इसके लिए हम शिक्षकों को ट्रेन भी कर रहे हैं और हम उनके जो एजुकेशन का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो स्टेट के सचिव हैं और उनके अधीनस्थ जितने पदाधिकारी हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस संवाद के माध्यम से इस मैसेज को हर स्कूल तक ले जा सकें। जी सर, परख की फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये भी कहते हैं कि कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वो कक्षा 3 के मुकाबले
कम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि निपुण की जो उपलब्धियां हैं वो हायर क्लासेस में भी उसी तरीके से बनी रहें या उसी तरीके से जो है आउटकम लेके आएँ? देखिए, इसमें अमृता जी एक बात को समझने की ज़रूरत है। जो आज बच्चा जो क्लास 3 में था वो कोविड के बाद स्कूल में लगातार रहा है, लेकिन 6ठी क्लास का जो बच्चा है और 9वीं क्लास का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं 1.5-2 साल कोविड के समय में वो इससे प्रभावित रहा है, थोड़ा सा कटा वो उससे। जब स्कूल बंद हुए तो ये जो 1.5-2 वर्ष जो स्कूल बंद रहे उसका कहीं ना कहीं हमें प्रभाव क्लास 6 और 9 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको दूर करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अगर मैं मॉनिटरिंग की और गवर्नेंस की बात करूं, भारत जैसे विशाल देश में जहां पे इतनी विभिन्नता है, इतनी व्यापकता है, तो जाहिर तौर पे जब हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को रिवैम्प करने की बात करते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना चैलेंजिंग काम है और ये कितना बड़ा काम है। ये आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ जो मॉनिटरिंग है उसका मैकेनिज्म आप लोग ने कैसे तैयार किया है? मैं आपको बताऊं, देश में 14,80,000 स्कूल्स हैं जी, और इन 14,80,000 स्कूल में 25 करोड़ बच्चे जा रहे हैं और शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ है। तो इतने बड़े सिस्टम में जो कि पूरे देश में फैला हुआ है आप कैसे मॉनिटर करेंगे? तो सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा साक्षरता मंत्रालय विभाग ने एक डेटाबेस बनाया है जिसको हम यूडाइस प्लस डेटाबेस कहते हैं, जिसमें हर स्कूल का डेटा उपलब्ध है और 22-23 से इसको हम लोगों ने एक रजिस्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया। रजिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी भी ज़िले के, किसी भी ब्लॉक के किसी भी स्कूल में चली गई तो वो डेटाबेस आपको बता देगा कि इसके क्लास 1 में 25 बच्चे हैं, ये भी बता देगा कि इस 25 बच्चे में से 12 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं, लेकिन ये 12 का और 13 का सबका नाम बताएगा, उनके पेरेंट्स का नाम बताएगा, उनका एज बताएगा, मतलब कि हर बच्चे की जानकारी हमारे पास है। अब इतने बड़े सिस्टम को आप कैसे चलाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हर बच्चे के लिए आप एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाइए ताकि उस बच्चे का जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है, उस बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ है उसमें आप कैप्चर कर सकें। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इस यूडाइस के आधार पर हमने देश के सभी बच्चों को एक अपार आईडी दिया है। अपार थोड़ा शब्द तो अपार हिंदी का लगता है, लेकिन ये एक एक्रोनिम है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक हर बच्चे के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी से उस बच्चे को एक डिजी लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। ओके। तो जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ, मेरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, उसमें मेरी सारी स्कॉलिस्टिक चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मेरे अपार आईडी के माध्यम से मेरे डिजी लॉकर में चली जाएगी और सभी बच्चों के डिजी लॉकर में वैसे चली जाएगी। तो कल मैं जानना चाहूँगा कि फलाने ब्लॉक में कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके। तो ये डेटा आप विद्या समीक्षा केंद्रों के माध्यम से देख सकती हैं और विद्या समीक्षा केंद्र हर राज्य में एक एक बनाया गया है जिसमें हर बच्चे का जो डेटा आ रहा है वो अपलोड हो रहा है जी। तो जैसे कहते हैं कि यदि आप जानना चाहती हैं कि कौन ऐसा बच्चा है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकता है, तो रिसर्च कहता है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यदि मेरे पास ये डेटाबेस है और इस एनालिसिस से मैं देख सकता हूँ कि कौन से बच्चे हैं किस स्कूल में हैं जो किसी कारणवश मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो टीचर भी निकाल करके देख सकता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी निकाल करके देख सकता है कि भाई इन बच्चों पर थोड़ी सी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आप क्या ऐसे कर सकती हैं, हर बच्चे के प्रोग्रेशन को आप ट्रैक कर सकती हैं।
तो आज एक बच्चा क्लास 2 में है, किसी कारणवश वो बच्चा क्लास 3 में नहीं गया, तो मेरा सिस्टम ट्रैक कर देगा कि ये बच्चा क्लास 3 में नहीं आया, या वो क्लास 3 में एक स्कूल छोड़ करके किसी और स्कूल में चला गया, तो अगेन आई विल नो कि वो बच्चा माइग्रेट करके स्कूल ए से स्कूल बी में चला गया है। हो सकता है कि वो राज्य से बाहर भी चला जाए। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों को ट्रैक किया जा सकता है। अब फर्ज कीजिए कोई बच्चा 2 में है और 3 में नहीं आया, तो उसके हेडमास्टर को पता चल जाएगा कि ये बच्चा नहीं है। हम लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से आप जाएं और उस बच्चे के पेरेंट्स का दरवाज़ा खटखटाएं और कहें कि भाई आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो संभावनाएं असीम हैं और इस ट्रैकिंग के माध्यम से हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट नहीं हो। तो सर, इस ट्रैकिंग से जो ड्रॉप आउट का जो हमारा एक कंसर्न है वो भी हम उसे भी एड्रेस कर सकते हैं। आप लोगों का लक्ष्य भी है कि 2030 तक प्राइमरी और सेकेंडरी में आप 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो पाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क लाए हैं। एनसीईआरटी के द्वारा नई किताबें बनाई जा रही हैं, जो 8वीं तक हर सब्जेक्ट की किताब आ गई है, और आप देखेंगे ये जो नई किताब है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माकूल है, पढ़ने का नया तरीका है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो रटने की प्रवृत्ति है उससे दूर हों, समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये समझने की प्रवृत्ति होगी जब आप वैसे बच्चे को हम पढ़ाएंगे जी। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, असेसमेंट बदल रहा है। कैसे आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, कैसे उसको नंबर दिए जा रहे हैं, उसका असेसमेंट किस प्रकार से हो रहा है, वो भी उसके समझने की प्रवृत्ति पर है जी। तो यदि मुझे नंबर समझने के लिए मिलेंगे तो मैं कोशिश करना शुरू कर दूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझूं। बिल्कुल। तो असेसमेंट की भी प्रक्रिया को समान रूप से बदलने की कोशिश की जा रही है। लर्निंग का तरीका बदल रहा है, असेसमेंट का तरीका बदल रहा है, पढ़ाई को पढ़ाई से ज़्यादा हटकर उसे समझना, खेलना कूदना, एंजॉय करना, कि बच्चों से अपनी कहीं ना कहीं ज़िंदगी का हिस्सा समझें, और इसलिए शायद खेल को भी अब एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जा रहा है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम पेडागोजी पे भी बात कर लेते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इतने बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं तो उसका जो माध्यम है हमारे टीचर्स, उन पे बहुत बड़ा दारोमदार है। निष्ठा ये कहता है कि साल में 50 घंटे की ट्रेनिंग उनको मिलनी ही चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग और पेडागोजी पे जो काम अब तक हुआ है उसके किस तरह के आउटकम्स आप लोग देख रहे हैं, और आगे किस तरीके से इसको और बूस्ट करने की या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करने की ज़रूरत है? अच्छी शिक्षा का दारोमदार उत्कृष्ट शिक्षक के कंधे पर है। बिल्कुल। और शिक्षक जितने ही बेहतर होंगे उतने ही बेहतर हम स्कूल चला पाएंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में देखें, अब मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, हम लोगों ने पाया कि कहीं न कहीं हमारे शिक्षकों ने हमारी ज़िंदगी के रास्ते में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। शिक्षकों में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है प्री सर्विस और एक है इन सर्विस। तो जब आप प्री सर्विस का है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में या आप बीएड कर रहे हैं, तो उसको करिकुलम को भी अच्छा बनाना है। उस करिकुलम में भी एनईपी को लाना है कि एनईपी क्या कुछ अपेक्षा करता है कि किस तरीके से पढ़ाई की जानी है। यदि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होती है तो शिक्षक को पता होना चाहिए प्री सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से कि उसे इस प्रकार से पढ़ाना है, उसे इस प्रकार से असेसमेंट करना है। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग को भी बेहतर बनाया गया है, नए कोर्सेज को लाया जा रहा है और प्री सर्विस ट्रेनिंग को पूर्ण रूपेण नए तरीके से डिफाइन करके उसको अच्छा बनाया गया है ताकि वो एनईपी के अलाइन हो जाए जी। इन सर्विस जब आप शिक्षक बन जाते हैं और आप 30 साल की नौकरी करेंगे, 30 साल में कितना पेडागोजी बदल जाता है। आपको हर वर्ष आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कुछ बदल रहा है पेडागोजी में। तो वो हम निष्ठा के माध्यम से करते हैं। एनईपी कहता है कि हर शिक्षक को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है और उसके लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग हर वर्ष होनी चाहिए जी। तो इसे ऑनलाइन रूप से भी हम कर रहे हैं और ऑफलाइन रूप से भी कर रहे हैं, और हर टीचर के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाई जा रही है ताकि साल के ख़त्म होने पर पता चल सके कि इस शिक्षक ने
किन किन फील्ड में क्या क्या कुछ ट्रेनिंग प्राप्त किया है जी। और अंततः शिक्षक को ये भी देखना है कि जब भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो तो लर्निंग आउटकम्स में निरंतर सुधार हो रहा है। तो शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं। तो एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बनाया गया है, जिसमें टीचरों को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है, प्रवीण, उन्नत, कुशल। तो कॉम्पिटेंसी लेवल हर का अलग अलग डिफाइन किया गया है। और दूसरी जो कोशिश की जा रही है कि जो हमारे बेहतरीन शिक्षक हैं वो मेंटर्स बन जाएं। तो शिक्षकों के लिए भी मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेशनल मिशन फॉर मेंटर्स बनाया गया है, जिसमें अच्छे शिक्षकों को लाया जा रहा है ताकि वो दूसरे शिक्षकों के साथ जुड़ करके उनकी मेंटरिंग कर सकें। जी बिल्कुल। सर, आप लोग ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम में तारा ऐप पोर्टल लॉन्च किया जो कि AI बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। AI इन टीचिंग एंड लर्निंग को आप किस रूप में देखते हैं? आप अक्सर टेक्नोलॉजी को लर्निंग का हिस्सा बनाने की बात करते हैं, तो इसको लेकर किस तरह की कोशिशें जारी हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है खासकर आज के ज़माने में? बहुत देखिए, आजकल तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। और आप आम व्यक्ति को भी आज देखिए, एक आम व्यक्ति भी UPI कर लेता है, वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसके पास फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी है। बिल्कुल। इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हों और जो भी NCERT किताबें बना रही हैं उसका डिजिटल इक्विवेलेंट बनाया जा रहा है, ताकि उसमें मल्टीमीडिया मल्टी मोडल सिस्टम से उसको हम और आकर्षक बना सकें। तो कुछ चीज़ें आप गेमिफिकेशन से कर सकती हैं, कुछ आप कार्टून बना करके दिखा सकती हैं, कहीं पर आप ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भी कुछ दिखा सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और जिधर भी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो हमारे बच्चे भी समझना चाहिए उन्हें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने शिक्षकों के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए। आप कोई एक 6ठी कक्षा में आप कोई एक चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो AI इनेबल्ड जो सिस्टम है एक लेसन प्लान बना दे, वो आपको असेसमेंट में हेल्प कर देगा। जी। हमारे बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम काम कर रहे हैं CBSE के माध्यम से कि एक AI के लिए करिकुलम बनाएं और 6ठी कक्षा में इसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि 6ठी से लेकर के 12वीं तक हमारे सभी बच्चे AI समझ सकें, AI को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ सकें, AI के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या एथिक्स हैं, इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है और हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, अब चूंकि वक्त कम है, एक आखिरी सवाल। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा था कि NEP 2020 का जो मकसद है वो देश को एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाना है। अगले 20 सालों में हमारे 25 करोड़ बच्चे जो हैं वो वर्क फोर्स का हिस्सा होंगे। आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री वो कौन सी पहल कर रही है, वो कौन से स्टेप्स उठा रही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो फ्यूचर रेडी हो सके, ना सिर्फ देश की नीड के हिसाब से बल्कि ग्लोबल नीड्स के हिसाब से? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2-3 चीज़ बड़े अच्छे नई तरीक़ों से देख रही है। पहली बात वो देख रही है कि नॉलेज में कोई डिविज़न नहीं है। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, साइंस, ये सब में जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल डिवीज़न बना रखा है, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अलग हट रही है। उससे कह रही है कि आप पढ़ें, आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को करिकुलम में ले आया गया है। उसी प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत ही उम्दा तरीके से क्लास 6ठी से शुरू किया जा रहा है। हर बच्चा जो 12वीं तक के बाद से स्कूल से निकले, उसके पास एक स्किल में कम से कम कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं, मस्तिष्क और हाथ में तारतम्यता तो आएगी ही, लेकिन एक हुनर भी आएगा। बिल्कुल। और ये हुनर ऐसा होना चाहिए जो उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में
मदद कर सके, उसको एम्प्लॉयबिलिटी दे सके, उसको एक कॉम्पिटेंसी दे सके। और आप देखिए पूरे विश्व में आज कॉम्पिटेंसी की बात कही जा रही है। आपके पास कौन सा ऐसा हुनर है जब आप उसको कर सकते हैं, और ये शिक्षा ये हुनर प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे बच्चे जो स्कूल से निकलेंगे तो वो नॉलेज लेकर के तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन हुनर भी लेकर। बिल्कुल, इसलिए एनईपी में स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काफ़ी जोर है। और एक अंतिम सवाल जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है पूछना, संविधान के बाद एनईपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा है। जब इसको अमल में लाने के लिए जब शुरुआती कोशिशें चल रही थी, कंसल्टेशन लोगों के साथ, अब चूँकि हम इसे एक जन आंदोलन की तरह भी ले रहे हैं, तो किसी भी मिशन के सक्सेस करने के लिए जनभागीदारी बहुत ज़रूरी है, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हों, या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग चल रही है कि इन सारों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य और एक दूसरे को सपोर्ट, सहयोग, ताकि एनईपी के जो गोल हैं उसे हम पा सकें? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शिक्षा का बहुत ही अभिन्न अंग है। आप एक स्कूल में हैं, एक स्कूल में शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स के पीछे उनके पेरेंट्स हैं। कहीं ना कहीं इन तीनों को एक साथ लाने की ज़रूरत है। हर पेरेंट को पता चलना चाहिए कि उसका बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर रहा है, उसमें क्या कमी है, और शिक्षक और पेरेंट्स के बीच का तारतम्यता भी होनी चाहिए। और जब पाया गया है, रिसर्च भी दिखाता है कि जब पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले करके किया जाता है तो बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होती है। जी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक बहुत ही उम्दा सिस्टम जो हमारे स्कूलों में बना हुआ है, इसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं, और इसके माध्यम से सभी को एक साथ लाया जा सकेगा। जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगी लास्ट में, आप चूँकि हम 5 साल पूरे कर चुके हैं, एक माइलस्टोन जो है वो एक फाउंडेशनल स्टेज हमने तैयार कर ली है, आपका मैसेज और आगे की जो राह है उसके लिए। आगे की राह हमारी यही है कि हर पेरेंट से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि यदि किसी कारणवश आपका बच्चा स्कूल में नहीं है तो बच्चे को स्कूल में ज़रूर भेजें। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, और स्कूल को एक खुशनुमा माहौल बनाने की कवायद एनईपी दे रहा है, और हम वहाँ जाएं और देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दें। जी बिल्कुल, आपका बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि सीखे, समझे और उसे इंजॉय करे। कहीं ना कहीं वो उसके खेल का भी हिस्सा है, उसकी पढ़ाई जो है, जिससे वो दिल से जुड़ता है बच्चा। थैंक यू सो मच सर इस बातचीत के लिए। आपका एनईपी के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर आपके साथ ये सार्थक संवाद। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।